22 पर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। बोरीवली कोर्ट का जो पूरा परिसर है उसमें हम कुछ चेहरे दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी आज इन सारे चेहरों को दिखाइए जिन्होंने लगातार अपने करियर से लेकर अब तक कानून की सेवा की है और इनका भी मकसद है कि इस देश में जो कानून है उसको लगातार ये संभालते रहें और लोगों को इंसाफ दिलाने का जो काम है वो करते रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून का रखवाला, कानून का बंदा जब आमरण अनशन पर बैठता है तो सवाल ये उठता है कि ऐसी नौबत क्यों आती है। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई समस्या होगी, कोई ना कोई सवाल होगा मन में। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम एडवोकेट वंदना पांडे है। वंदना जी, ये बताइए, यहाँ जो अभी हम आमरण अनशन का देख रहे हैं, पूरा मसला क्या है, क्यों आप अनशन पर बैठी हैं? ये 7 फरवरी का दिन मेरा एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था और जब मेरे केस की पुकार हुई तो मैंने माननीय 26 नंबर कोर्ट में था, ये कोर्ट रूम नंबर 26, माननीय न्यायाधीश मिलिंद भोसले जी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं। वहाँ पर जब मेरे केस की पुकार हुई तो मैंने कहा कि माननीय न्यायाधीश महोदय से कि सर इसमें 90,000 तक की इसमें एरियर्स हो गई है और 1 साल पहले इसमें इंटरिम ऑर्डर पास हुई और अभी तक जो एप्लीकेंट का हस्बैंड है उन्होंने इनको 1 रुपया भी नहीं दिया है सर। तो बोलते हैं डू वॉट एवर यू वांट टू डू। फिर मैंने उनको एक एप्लीकेशन दिया कि डिस्ट्रेस वारंट्स के लिए कि जो रिकवरी है उसके लिए वारंट निकाला जाए रिस्पोंडेंट के खिलाफ में। और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि रिस्पोंडेंट का एडवोकेट प्रेजेंट है, रिस्पोंडेंट आज भी हाजिर नहीं है और इनको प्लीज़ डायरेक्शन दिया जाए, उनको बोला जाए कि अपने क्लाइंट को रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी जो एप्लीकेंट के हस्बैंड है उनको भी कोर्ट में प्रेजेंट रखें। तो पूरे कोर्ट में मतलब उनको डायरेक्शन न देते हुए जो कोर्ट में जितने भी अपराधी लोग खड़े थे, जितने वकील लोग खड़े थे, उनको खड़े होकर जो है मराठी में बोलते हैं सर्वजण ऐका 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 याचा नवऱ्याला सांगायचा कोर्टमध्ये हजर राहायचा। तो मैंने कहा सर ये ठीक नहीं है। मैंने रिस्पोंडेंट के एडवोकेट को डायरेक्शन देने के लिए बोला था। आप पूरे कोर्ट में बोल रहे हैं कि उनके पति को बोलो हाजिर रहने के लिए। आपको अथॉरिटी है, आपको बोलना चाहिए कि इनको बोलना रिस्पोंडेंट के एडवोकेट को बोलना चाहिए कि आप रिस्पोंडेंट को हाजिर रखिए अगली तारीख पे। और आप उस औरत का अपमान कर रहे हैं। बोलते हैं आप तुमको ना, मुझे डायरेक्शन देने वाली, तुम्हारा डायरेक्शन पे क्या कोर्ट काम करेगी क्या? मेरे को जिसको मन रहेगा मैं उसको डायरेक्शन दूंगा। अगर हम अभी की बात करें, अभी चौथा दिन है, अभी किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? काफ़ी 200 से ज़्यादा वकील हमारे साथ में हैं और सभी लोगों का हमारे साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ में उन्होंने बहुत ही मिसबिहेव किया है और ओपन कोर्ट में मिसबिहेव किया है। और उस दिन मुझे 7 तारीख के दिन जो है मुझे डायस पर से मुझे बोलते हैं, जब मुझे मैंने कहा कि सर ये ठीक बात नहीं है, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, आप जो है पूरे कोर्ट को डायरेक्शन दे रहे हैं रिस्पोंडेंट को हाजिर होने के लिए। तो बोलते हैं तुम कौन होती हो मुझे डायरेक्शन देने वाली? तुम्हारे डायरेक्शन पे क्या काम करूँगा मैं क्या? जिसको मुझे डायरेक्शन देना होगा उसको डायरेक्शन दूंगा मैं। और अपने स्टेनो को बुला के बोलते हैं कार्ड नोटीस हिच्या विरुद्ध खूप चरबी झाली आहे, चरबी काढतो हिची, दाखवतो हिची लायकात काय है। तो मैं चुप रही, मैं चुपचाप खड़ी रही। मैं एकदम शॉक हो गई कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं न्यायाधीश होकर। आप एक न्यायाधीश होकर इस तरह असंवैधानिक भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं डायस पे बैठकर, और वो भी एक महिला के साथ में जो कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होती है। ये लैंग्वेज उनके ऊपर शोभा नहीं देता है उनके लिए। कानून की नज़रों में, कानून की भाषा में, या फिर आम आदमी जो कानून से वास्ता रखता है उसकी नज़र में एक न्यायाधीश का स्थान किसी भगवान से कम नहीं होता, क्योंकि उसका जो काम है वो न्याय देना है, इंसाफ देना है। और निश्चित रूप से अगर एक जज महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो उनकी जो भावनाएं हैं ज़रूर आहत होंगी। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? एम अशफाक, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ पे। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं कि कितना गलत है, कितना सही हुआ? जो मजिस्ट्रेट ने किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं उनके बातों से सहमत नहीं हूँ और जो भी ये हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। इन्होंने इनके खिलाफ इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से ये जो माहौल है ये क्लियर हो। माहौल ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आगे जनरेशन में ये अच्छा नहीं रहेगा। माहौल बिल्कुल जो है क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत वातावरण जो है वो तनावपूर्ण हो गया। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं एडवोकेट विजय कुमार माने।
मुझे मेरे साथ भी 26 नंबर ने जो बर्ताव किया उसके लिए आज कम से कम 8 महीना होने को आया। मैंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, रजिस्ट्रार साहब को जो कंप्लेंट है उसमें तो मेरा कुछ भी नहीं था। इनके साथ जो बर्ताव उससे भी मेरा पब्लिक के लिए था। उसमें एक महिला जो थोड़ी सी पागल थी, वो पागल महिला आके कोर्ट में सबको तकलीफ दे रही थी। मैंने साहब को उठ के बोला कि वो महिला का काम आप पहले कीजिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस में जो महिला बैठी है उनका काम आप पहले कीजिए, जिनके कारण उनको तकलीफ ना हो और वो अपने घर में जा सके। तो उन्होंने मेरे को ऊपर से ऐसा बोला कि मैं क्या इधर से गोटियाँ खेलते नहीं बैठा हूँ और जो तुमको करने का वो तुम कर सकते हो, मैं मेरे हिसाब से चलाऊँगा। उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद में 6-7 दिन के बाद मैं नहीं था, मेरा एप्लीकेशन तो उन्होंने देखा, उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मेरे क्लाइंट के सामने और सभी कोर्ट के सामने उन्होंने ऐसा बोला कि मैं माने खुद को शाना समझता है क्या। अभी इसमें अभी ये जो अनशन चल रहा है वो एक मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध नहीं, एक सिस्टम के विरुद्ध चल रहा है। जो सिस्टम ये अपने इसमें से चला रहे, वो सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई चालू है। मेरे ख्याल से कि ये सिस्टम बदलनी चाहिए। ये जो मैजिस्ट्रेट हम खुद की मनमानी करके जो चल रहे, यही नहीं जो अपने में खुद की मनमानी के, उसका हाईकोर्ट ने अभी 30 मई 2013 को कंप्लेंट देने के बावजूद भी, 8 महीने के होने के बावजूद भी उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। उसके पहले भी 2012 में कंप्लेंट हो गई है, उसका भी अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। इसकी वजह से ऐसे मैजिस्ट्रेट जो काम इस तरह करते हैं उनका हौसला बढ़ता है, और वो हौसला नहीं बढ़ाने के लिए ये जो स्ट्राइक है, हम ये स्ट्राइक नहीं चाहते। फिर भी ये मैजिस्ट्रेट अगर ऐसे ही मैजिस्ट्रेट अगर आगे भी चलते रहेंगे, ये मैजिस्ट्रेट बोलते हैं कि हम आगे जाके तुम देखो जो कुछ करना है वो करो, हाई कोर्ट में जाओ, नहीं तो उधर जाओ इधर जाओ। अगर ऐसी भाषाएं मैजिस्ट्रेट डायस के ऊपर से देखते हैं करते हैं तो बहुत गलत बात है। दूसरी बात इसमें ऐसा है कि हाई कोर्ट या मैजिस्ट्रेट, हम वकीलों को क्या समझ, हम वकील है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोर्ट के ऑफिसर है और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। तो प्रिसाइडिंग और ऑफिसर और वकील लोगों में जो चल रहा है, ये जो भाषा हो रही है, उस भाषा से किधर भी कोई भी न्यायदान का काम जो है, न्यायदान काम जो ये हो रहा है उसमें जो कठिनाई आ रही है, इसके भी वजह से ये सब। अगर हम कानून की धाराओं की बात करें तो हर धारा से आप परिचित हैं। किस कानून में, किस मामले में किस तरह का धारा लगना चाहिए, आप बताइए। ये जो पूरा मामला है उसमें किस तरह की धारा लगनी चाहिए ताकि उनको एहसास हो सके कि उन्होंने गलती की। अभी इसमें ऐसा है कि मैजिस्ट्रेट ने इनके खिलाफ, अभी ये जो हादसा हुआ उस दिन जो हुआ, तो मैजिस्ट्रेट ने इनके खिलाफ योग की है। अभी जो आम आदमी को लगती है, अगर आम आदमी को जो लगती है धारा, या आम आदमी जैसा जो थोड़ा सा भी, आज तो इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध जो इतनी धाराएं कठिनाई बनाई है, तो मैजिस्ट्रेट भी उसी धारा में आना चाहिए और हाईकोर्ट ने भी उसी धारा का इस्तेमाल करके मैजिस्ट्रेट के खिलाफ वो कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें 354 है, 509 है, बहुत सी धाराएं ऐसी है कि जिसमें खाली उसमें अभी हाईकोर्ट ने ये देखना चाहिए कि अभी ये जो मसला जो हो रहा है, तो ये जो कोर्ट है, कोर्ट बोल रही है, जो न्यायदान करते हैं वही कोर्ट बोल रहे हैं, तो वही कोर्ट के ऊपर हाईकोर्ट क्या ये करते हैं उसका फैसला होना चाहिए और हाईकोर्ट ने वो करना चाहिए। एक वकील साहब बहुत कुछ परेशान लग रहे हैं बोलने के लिए, आप बोलिए। परेशान नहीं है साहब, देखिए मेरा नाम DN त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। और ये मसले पे हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनको जो है क्या नाम सस्पेंड किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि इनका जो भाषा है, कोर्ट चलाने का जो लैंग्वेज है ना, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ऑलवेज यूज करते हैं और पहली बार इन्होंने लेडीज के खिलाफ यूज़ किया, इसलिए हम लोग ज़्यादा बुरा लगा। एंड ही हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन व्हिच इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर दूसरा कोई आदमी एज पर सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट अरेस्ट हो सकता है तो इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया, या पुलिस ने इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं लिया? अभी तक त्रिपाठी जी, और ये पहली घटना नहीं है, हमारा इनसे खुद का झगड़ा हो चुका है। ईच एंड एवरी टाइम जस्ट ही वांट टू ह्यूमिलेट एडवोकेट्स, इवन ही हैज ह्यूमिलेटेड लिटिगेंट्स आल्सो। जो पार्टी जाती है, लेडीज जो पार्टी जाती हैं, उनको भी ह्यूमिलेट करते हैं। तो इनका आदत ही है थोड़ा सा ऐसा वर्ड यूज करने का जो मजिस्ट्रेट को शोभा नहीं देता है। एंड ऑलवेज नॉट टॉकिंग लाइक ए मजिस्ट्रेट, ही इज ऑलवेज टॉकिंग लाइक ए लेमैन। और ये सब हम लोग चाहते हैं। अभी देखिए धरने पे बैठे हैं CK पांडे साहब, और हमारी यही इनके है कि ये या तो ये जगह छोड़ दें या तो अपने में सुधार लाएं कि फर्दर जो है आगे से हम लोग
उनसे किसी तरह का इस तरह का गलत लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अब हम सीधे सीके पांडे जी के पास चलते हैं। 4 दिन से मैं भी इन्हीं सवालों से जूझ रहा हूँ। पहले 40 घंटे बगैर पानी पी के ढूंढा कि कोई आंसर मिले, फिर कल से मैं थोड़ा थोड़ा पानी पी के, और अब मुझे लग रहा है कि इसका आंसर मुझे मिलेगा, लेकिन यहाँ से नहीं मिलेगा, अनशन से नहीं मिलेगा, स्ट्राइक से नहीं मिलेगा। शायद जुडिशरी के अपने कुछ सिम्टम्स हैं, कायदे कानून हैं, उनका एक फ्रेमवर्क है कैसे कोई चीज़ किया जाता है। वो शाम को 6:30 बजे बुलाए हैं कि हम लोग इस पर कुछ ये करेंगे। तो लेट अस सी। आपने सवाल पूछा कि मुझे यहाँ क्यों बैठना पड़ा। ये तो बहुत, हिंदुस्तान में रहता हूँ, माँ बहन बेटी इनके बीच में हमारी परवरिश होती है। वही माँ बहन बेटियाँ, हम आप सब मिलके, कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। अपने लिए कायदा कानून हमने खुद गढ़ के रखा है कि हम इस कायदे में रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब अपने ही बनाया हुआ कायदा अपने ही रिस्पॉन्सिबल लोग तोड़ रहे हैं, एक आदमी आके आपको बेंगलोर से एक कागज़ का टुकड़ा हाथ में मिलता है कि तुम्हारे नाम समन है, और बेंगलोर से आदमी आके बोरीवली में आपको सलाम करता है, और दूसरा आदमी उस सलाम के बदले में बोलता है, काय रे कुटे होता आला नू, मैं तुमको मुर्दा उठा लाता। अगर डायस पे बैठ के इस तरह की चीज़ें प्रिसाइड की जा रही हैं तो हमारी जुडिशरी के लिए इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। मैं पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बोरीवली में पिछले 2.5 साल से इस तरह का डायस चलाया जा रहा है। पर्टिकुलर एक मजिस्ट्रेट के द्वारा, नाम है भोसले, मिस्टर मिलिंद भोसले। अच्छा पांडे जी, आपने उनकी शिकायत कहाँ कहाँ की? अरे उनकी शिकायत तो मैं समझता हूँ कि पिछले 4 दिन से मैं शिकायत ही कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कुछ और भी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राफर्ड मार्केट मुंबई, डीसीपी जोन 11, प्राइम मिनिस्टर न्यू दिल्ली, लॉ मिनिस्टर फॉर सेंट्रल एट न्यू दिल्ली, द चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, लॉ मिनिस्टर महाराष्ट्र, बोरीवली पुलिस, और असली चीज़ लास्ट में मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट है जनता के बीच में, जो आपको आके ओबे करती है, आपको रिस्पेक्ट देती है, वो न आप बंद होने दो। जुडिशरी के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे, ऐसी कुछ हरकत न करो कि वो बंद हो जाए। पांडे जी, आपने जहाँ जहाँ शिकायत करी है वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया? अभी तक कहीं से कुछ नहीं। एक जगह है हमारे हाई कोर्ट से सुनने में आ रहा है कि 6:30 बजे बुलाया गया है। लेट अस सी, देखते हैं क्या होता है वहाँ। नहीं, आपका जो आंदोलन है उसको आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? अगर मान लीजिए अगर कोई सुनने को तैयार नहीं होता है तो? आज बोरीवली, कल इंटायर सबर्ब, परसों इंटायर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद हम आपको और आगे की रणनीति बताएंगे। इतना मैं आपको बता दिया, आज बोरीवली, कल इंटायर सबर्ब और परसों इंटायर महाराष्ट्र। नारी तू नारायणी की जो भावना है इसी देश में प्रकट की जाती है। कभी वो माँ की शक्ल में आती है, कभी बीवी की शक्ल में आती है, कभी वो बहन और बेटी की शक्ल में आती है। लेकिन आज उसी महिला को जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको संबोधित किया जा रहा है, उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रक्षक ही भक्षक की भूमिका में नजर आए तो विश्वास हिल जाता है कई बार। आपको नहीं लगता कि जज भगवान का दर्जा पाए हुए होते हैं? ऑफकोर्स, हम तो आज तक यही जानते आए हैं 30 साल की वकालत में, और लोगों को, लाखों लोगों को 30 साल में देखा है कि जो आते हैं और आपको भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, जज को तो लोग साक्षात देखते हैं, बिल्कुल उनको भगवान का दर्जा है। लेकिन ऐसे लोग इस दर्जे को कितना ये कर रहे हैं, वो देख के बुरा लग रहा है। बुरा नहीं, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इस सड़ी गली व्यवस्था का लोग कैसे कैसे फ़ायदा उठा ले रहे हैं। कभी जज बन के फ़ायदा उठाया जा रहा है, कभी कुछ और बन के फ़ायदा उठाया जा रहा है। व्यवस्था नो डाउट थोड़ी ठीक है, थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, लेकिन उस व्यवस्था का इस तरह से लोग ये कर रहे हैं और लोग सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ उसके ऊपर ये करते नहीं। मैं समझता हूँ बुराई को बुरा कहो, अच्छे से बुरा कहो, और अच्छाई को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की कानून की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही
खास संस्कार हमें दिया जाता है कि कानून की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और न्याय से जुड़े जो भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं से सम्मान देना चाहिए। लेकिन आज न्याय से जुड़े हुए लोग जो कानून के साथ चलते हैं, समाज को दिशा देते हैं, इंसाफ दिलाने का काम करते हैं और उन लोगों को परेशानी से मुक्त कराते हैं जो धाराओं में फंस जाते हैं, कानून के चंगुल में उलझ जाते हैं, उन्हीं के बीच अगर कोई वकील, एडवोकेट, आप फिर से आप देख सकते हैं कि वाकई यहाँ पर इनकी जो स्थिति है वो चौथे दिन आज अनशन पर बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सवाल है कि न्यायपालिका में इस तरह की जो तस्वीर बन रही है उसके जिम्मेदार कौन है। तो जाहिर सी बात है सवाल कई हैं। तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे आज की जो स्थिति है क्या कहेंगे आप? आज की स्थिति के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई भी मूवमेंट चलाया जाता है, सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है, वो क्यों चलाया जाता है कि जब कोई ज्यादती होती है, जब हम मर्यादा से आगे बढ़ते हैं और मर्यादा की परिधि को तोड़ते हैं, ऐसे में जब हमको पता चला कि 26 नंबर कोर्ट के न्यायाधीश मजिस्ट्रेट भोसले ने महिला के साथ, महिला एडवोकेट वंदना पांडे के साथ मिसबिहेव किया भरी कोर्ट में, तो ये एक बहुत बड़ा जो है अपघात हुआ नारी के प्रति। जिस नारी अस्मिता को लेकर पूरे देश में लड़ाई लड़ी जा रही है और उसी नारी अस्मिता को जो न्यायालय के परिसर में और भी न्याय के रूम में और न्यायाधीश के द्वारा जो है इस तरह से किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब मुझे पता चला, यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं आया इनको समर्थन देने के लिए बांद्रा से, और यहाँ मुंबई के सारे वकील एकजुट होकर के इनका समर्थन दे रहे हैं। 24,000 वकीलों का इनको समर्थन प्राप्त है और जब तक यह न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक वो लिखित तौर पर उस महिला से माफ़ी नहीं मांग लेता है भोसले, तब तक हमारा आंदोलन चलते ही रहना चाहिए। अगर हमारा आंदोलन रुक गया तो हम लड़ाई हार गए। जब न्यायपालिका से हम लड़ाई हार गए तो फिर हमको कहीं इस धरती पर न्याय मिलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि ये भगवान के प्रतिमूर्ति के रूप में न्यायाधीश बैठा हुआ है। जब यही अपनी न्याय के भूमिका को ख़त्म कर देगा तो हमको न्याय कहाँ से मिलेगा। ऐसे में हमारी मांग है और आपसे हमारे चैनल वालों से कहना है कि इसको जो है लगातार 2-4 दिन दिखावें, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोड आ गया है न्यायपालिका के अंदर। न्यायपालिका के कोड को मिटाने के लिए हम सतत संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। पांडे जी, अभी हमने जज की बात की, जज साहब की इज्जत होती है, लेकिन कुछ वकील भी हैं जिन पर आरोप लगता है कि वो किसी को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वैसे वकीलों के खिलाफ क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से बहुत कुछ इत्तेफाक रखता हूँ। अपनी 30 साल की इस यात्रा में मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों से मैं दुखी रहा हूँ, मैं इस चीज़ का शिकार भी रहा हूँ। और इसी कोर्ट में जहाँ आज मैं इतना सम्मान पा रहा हूँ लोगों का, लोगों ने 9 साल तक मुझे डिबार करके रखा है। ऐसे ही चीज़ों का मैं विरोध किया था जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी उस टाइम पर। खैर, आज भी उस तरह के लोग हैं, मैं एडमिट करता हूँ कि उस तरह का शरीर बहुत अच्छा हो, भगवान का शरीर हो, आदमी का शरीर हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन कहीं अगर खुंसी है, खुजली है, कोड़ है, छोटा मोटा दाग है, तो जब वो दिखाई देगा तब तक शरीर की शोभा थोड़ी ख़राब हो जाती है। ऐसे लोगों की वजह से जुडिशरी निश्चित जब वो दिखाई पड़ते हैं, जब वो हरकत करते हैं, जब वो किसी के साथ अन्याय कर देते हैं, तो वहाँ ज़रूर इस तरह की बात होती है। मैं एडमिट करता हूँ कि हमारी जुडिशरी में ऐसे लोग हैं, उनको माल प्रैक्टिशनर बोला जाता है। हमारे यहाँ वो माल प्रैक्टिशनर बोला जाता है, वो माल कमाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो आज देश में जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो समझा जा सकता है कि आज पूरे देश के लोग परेशान हैं और निश्चित रूप से बदलाव की जब भी बात होती है तो आम आदमी की यही कोशिश रहती है। भाई, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सीनियर एडवोकेट लोगों का ये हाल है तो अभी हम लोग जूनियर जो स्टार्ट किए हैं, हमें डर है। तो ये डर को जो है ख़त्म करना है कि कोई भी जज इस तरह से अगर महिला एडवोकेट से बात करता है, कुछ भी कहता है, तो हम जब जूनियर, हमारी क्या वैल्यू है? जब 10 साल 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पांडे जी का ये हाल है, तो हम कहाँ जाएं? हम कहाँ से अपना रोजी रोटी कमाएं? ये इसका हमें डर बना हुआ है। तो इस जज को ज़रूर जो है माफ़ी मांगना चाहिए मैडम से, या तो यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहिए। इसके बाद जो है पांडे जी यहाँ से हटेंगे। मतलब कुल मिला के जो साइड इफेक्ट है वो सही नहीं जा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल। आपका नाम जानना चाहिए? शरद राय।
शरद राजी कहते हैं कि ये जो पूरा मामला है उसका जो साइड इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में हमें दिग्भ्रमित कर सकता है, हमें विचलित कर सकता है, क्योंकि हम जिस पर भरोसा करते हैं वहाँ पर कुछ तस्वीर बदलती जा रही है। बस आपका नाम जानना चाहेंगे? एडवोकेट दुबे अविनाश। तो जी आप क्या कहेंगे कि वाकई ये जो नौबत आई है बहुत ही शर्मनाक है उस समाज के लिए जो भगवान मानता है, कानून पर विश्वास करता है? हमारे संविधान में जब न्याय व्यवस्था का गठन किया गया था, ये सोचकर किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट मशीनरियों के बीच में सामंजस्य बना रहे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं होना चाहिए, इस बातों को मद्देनज़र रखा गया था। अभी ऐसा सुनने में आता है, ऐसा देखने में आता है कि आए दिन कुछ मजिस्ट्रेट है, कुछ जजेस है, कुछ पुलिस मशीनरी अपने पावरों का दुरुपयोग कर रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक सेक्टर कहीं ना कहीं अपने आप में डिफेम हो रही है, बदनाम हो रही है। उसी प्रकार 7 तारीख की 12:15 साढ़े 12 बजे की करीब की घटना है। 26 के जो मजिस्ट्रेट हैं मिस्टर भोसले, उन्होंने एक हमारी महिला कलीग है एडवोकेट श्रीमती वंदना पांडे, उनके साथ उन्होंने इस प्रकार की बातों के हिसाब से उन्होंने दुर्व्यवहार किया है और उसमें अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि असंवैधानिक और पार्लियामेंट्री है, जिसके ऊपर हमने ये मुहिम छेड़ी और हमने कंप्लेंट वगैरह की, स्ट्राइक भी किया गया। 7 तारीख से लेकर अभी तक स्ट्राइक चल रही है, लेकिन सरकारी दफ्तरों से, सरकारी मशीनरी से कोई भी आदमी ये आकर जानने की कोशिश नहीं किया कि आप लोगों ने स्ट्राइक क्यों किया। इससे ये समझा जा सकता है कि सरकार के ऊपर जो सरकारी मशीनरी है उनको स्ट्राइक हो या किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, हड़ताल हो, इससे उनको किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं होता है। मेरी ये सरकार से विनती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी सरकारी मशीनरी है उनसे ये अपील है कि ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करने वाले मजिस्ट्रेटों को पहले सबक सिखाए उनके, और इनके वंदना पांडे के मैटर में उनके ऊपर 354, 509 असॉल्ट इस प्रकार की केसेस होती है, उनके ऊपर रजिस्टर किया जाए और साथ ही साथ ऐसे मजिस्ट्रेटों को रिमूव कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए कि आने वाले जो मजिस्ट्रेट है, जजेस है, उनके मन में एक प्रकार का भय हो कि पब्लिक अगर हमारे खिलाफ अगर कुछ करना चाहेगी तो इसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ेगा और हम कानून से बढ़ के नहीं हैं। और आज इन लोगों के मन में यही है कि हम कानून में बैठे, हम कानून के साथ किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन किसी भी प्रकार की कमेटी की तरफ से सुनवाई होने में समय लगता है और इस दरमियान ये अपने पावरों का मिसयूज करते हैं और पब्लिक को सता रहे हैं। और इनकी जो सोच है, इनकी मनमानी सिर्फ एक वकील के प्रति नहीं, काफ़ी वकीलों के प्रति है, काफ़ी कंप्लेंट जा चुकी है। इवन 7 तारीख को मैंने बोरीवली सीनियर पीआई को भी कंप्लेंट दिया और मैंने ये कहा कि आप इनके ऊपर कॉग्निजेंस लीजिए। उनका ये कहना है कि हम इनके खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। मैंने बोला क्यों नहीं ले सकते, आपको न लेने की वजह आप बता सकते हैं। उन्होंने इस पर किसी भी प्रकार का जवाब देने से इनकार किया। तो इसके बाद मैंने और भी वेरियस अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ दिस मजिस्ट्रेट, मैंने लेटर भेजे हुए हैं और वहाँ से मुझे ऐसा भरोसा दिलाया गया कि हम इनके खिलाफ कानून कार्रवाई सख्त से सख्त करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इनके ऊपर FIR भी लिया जाएगा और डिसमिसल भी किया जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये संदेश जो है पूरे समाज में जाए और लोगों के मन में, पब्लिक के मन में ऐसे जो मैल प्रैक्टिशनर मजिस्ट्रेट है, इस प्रकार की गंदी राजनीति करने वाले मजिस्ट्रेट है, अभद्र भाषाओं का उपयोग करने वाले मजिस्ट्रेट है, जजेज है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और समय के अंदर ही होनी चाहिए, जिससे कि और पब्लिक के मन में एक भरोसा बैठे कि हम न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था में जाएंगे तो हमारे साथ इंसाफ होगा। इंसाफ की जो दुहाई है उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है, क्योंकि इनको भी इंसाफ चाहिए जो लगातार लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते रहे। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो हम ये शो कर रहे हैं, क्या हमारे खिलाफ भी कोई कानूनी मामला दर्ज हो सकता है कि हमने आप लोगों का सपोर्ट क्यों किया? कैसे दर्ज हो सकता है सर? अगर आप मीडिया होती ही इसीलिए है कि जहाँ पर अन्याय हो वहाँ मीडिया पहुँचती है। मैं एक महिला हूँ, वकील बाद में हूँ, मैं एक महिला हूँ और मेरे साथ में अगर जो न्याय की कुर्सी में बैठा है वही अन्याय करेगा तो पब्लिक उनसे न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकती है? तुम खुद एक औरत के साथ में जो है मिसबिहेव कर रहे हो और खुले कोर्ट में मिसबिहेव कर रहे हो, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, तो तुम दूसरी औरतों को क्या न्याय दिलाओगे? आप क्या न्याय करोगे दूसरे किसी और? आपके मन में औरतों के प्रति इतना सम्मान नहीं है कि आप किसी औरत के प्रति किस तरह से उसको संबोधन करना चाहिए, किस तरह से उससे बात करना चाहिए, आपको इस चीज़ की तमीज़ नहीं है तो आप न्यायाधीश की कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है आप। अक्सर न्यायपालिका में जो भी लोग होते हैं वो भ्रष्टाचार को देखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है उसके खिलाफ कुछ बोलना। और जाहिर सी बात है बोरीवली कोर्ट में आज ये जो माहौल बन रहा है, विरोध की जो बातें हो रही हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि एक जज, एक मजिस्ट्रेट जो न्याय देने का काम करता है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नए लोग आते हैं, उनका जो मनोबल होता है उस पर कितना असर पड़ता है? आपसे जानना चाहेंगे जो नए लोग आते हैं इस
कानून से जुड़ने, प्रैक्टिस करने, तो उनका जो मनोबल है उस पर कितना असर पड़ता है? बिल्कुल मनोबल पे असर पड़ेगा। अभी मैं तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैंने ये हिम्मत की, अगर शायद कोई दूसरी लेडी होती तो शायद इतनी हिम्मत भी नहीं करती कि उनके खिलाफ में आवाज़ उठाए। आज सिंपल एप्लीकेशन पे बोलेंगे, किसी एडवोकेट को बोलेंगे कि आप साइन करो, तो भी वो डरती हैं कि आज हम अगर साइन कर देंगे कल को हमारा कोई भी काम नहीं करेंगे। आज एक के खिलाफ में करेंगे, दूसरे सेंटर ऑफ कोर्ट में दूसरे मजिस्ट्रेट लोग हमारा काम नहीं करेंगे। वो लोग डरते हैं इस तरह का, लेकिन डरना नहीं चाहिए। अगर आपके पास आपका हिम्मत है तो हिम्मत से, अगर अन्याय हुआ है तो अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए और हर औरत को उठानी चाहिए आवाज़। अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है उसी को न्याय मिलने की संभावना रहती है। क्या पीठ दिखाना वाकई अपमान करना है किसी का? हम तो नहीं समझते कि ऐसा पीठ दिखाना, मतलब जानबूझ के पीठ दिखाना या अपमान हो सकता है। जैसे कि हम क्लाइंट की साइन लेने के लिए मुड़े पीछे, तो कई वकीलों ने मुझे छेड़ा कि मतलब इधर पीठ मत करो, ये बहुत बुरा मानता है, ये मजिस्ट्रेट बहुत बुरा मानता है। इनकी जो बातें हैं उससे आप समझ सकते हैं यहाँ के माहौल के बारे में। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरे कोर्ट का एटीट्यूड ऐसा है साहब कि वहाँ पे जूनियर्स लोग तो हिम्मत करते ही नहीं है जाने की। सवाल जूनियर्स लोगों को इतनी बुरी तरीके से डांट के बिठा दिया जाता है। एक बेचारा जूनियर, अभी इंसिडेंट ऐसा हुआ था, आशिक अली अंसारी करके एक एडवोकेट है, 6 महीने से रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का डेट पर डेट वो टाइम दे रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया वो बच्चे ने कि साहब वो 6 महीना हो गया, उसमें ऑर्डर पास कर दो। वाकई कानून में इतनी धाराएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं कि मुद्दा कोई भी हो, मामला कोई भी हो, एक इंसाफ की बात हो सकती है। और इस पूरे मसले को लेकर अगर हम इंसाफ की बात करते हैं तो यहाँ भी गुंजाइश है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। इंसाफ की जो दुहाई दी जाती है वो इंसाफ यहाँ पर नज़र आए। अगर आपके आसपास की कोई समस्या है, आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो हमारे स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। आप हमें फ़ोन कीजिएगा, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक आप चाहते हैं। आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और दुआ कीजिए कि यहाँ बोरीवली का कोर्ट का जो परिसर है उसमें जल्द से जल्द फिर से वही माहौल बने जहाँ पर इंसाफ की दुहाई हो। और जाहिर सी बात है, जब कानून का रखवाला फंसता है तो आम आदमी में बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए लेमन न्यूज़। मुझे यानी अविंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। फिर कल मुलाकात होगी किसी अलग मुद्दे के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक नमस्कार।